नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की भाग 2 के बारे में, अध्याय 2 के बारे में, जो धारा 6 से लेके धारा 52 का तक जिसको विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो हम पिछली सूची में धारा 6 से लेके धारा 21 तक पढ़ चुके थे, आज उसके आगे हम बात करेंगे धारा 22 से लेके धारा 52 का तक। आखिर धारा 22 क्या कहता है, आइए जानते हैं। धारा 22 कहता है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति को परिभाषित करता है धारा 22। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अंतर्गत नहीं आती। धारा 23 सदोष अभिलाप को परिभाषित करता है। सदोष अभिलाप विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ है जो वैध से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। धारा 24 बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। धारा 25 कपटपूर्वक को परिभाषित करता है। कपटपूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। धारा 26 विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। धारा 28 कूटकरण। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। धारा 29 दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हों या उपयोग किया जा सके। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में उन्हें समुनिदेशित किया गया है। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित करता है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं जो ऐसी दस्तावेज हैं या होनी तात्पर्य हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्वापित किए जाएं, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति
यह अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। धारा 31 में बिल को परिभाषित किया गया है। बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। धारा 32 में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। धारा 33 कार्य या लोप। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली की द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। धारा 36 कहता है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या अंशतः कार्य। धारा 35 कहता है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए गए कारण ही आपराधिक हैं कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। धारा 37 कहता है किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। धारा 38 कहता है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है उनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। धारा 40 अपराध को परिभाषित करता है। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं में से सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। धारा 41 में विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो तो अनुच्छेद। धारा 42 स्थानीय विधि वह विधि है
जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। धारा 34 क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करता है। धारा 45 जीवन जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। धारा 46 मृत्यु जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। धारा 47 जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। धारा 48 जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। धारा 49 वर्ष या मास जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा 50 में धारा को परिभाषित किया गया है। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय में उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो श्री पर लगे संख्याकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। धारा 51 में शपथ को परिभाषित किया गया है। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यंत सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो सब शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। धारा 52 सद्भावना पूर्वक परिभाषित करता है। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 52 का संशय धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 वहाँ के सिवाय जहाँ की संसर्ती व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा किया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार की इस धारा में परिगणित हैं। किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। थैंक यू सो मच।